नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक केबी स्टूडियो की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस केबी स्टूडियो में हमारे जिले का एक ऐसा युवा शक्ति है जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और आज जिसके कारण संपूर्ण जिला का मान और सम्मान बढ़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर अपने करतल कदम मिलाकर अपना और अपने महाविद्यालय का, अपने विश्वविद्यालय का और अपने राज्य का सीना गर्व से ऊंचा करने वाले राहुल कुमार का, जिनका चयन इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के लिए एनएसएस के माध्यम से किया गया। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं क्या है एनएसएस और दिल्ली के राजपथ पर इनके बिताए गए पल। राहुल जी, हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, यहाँ आए हम, इसके लिए हम केवी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके ज़रिए मुझे और बेगूसराय वासियों को बताने का मौका मिल रहा है, मुझे अपना परिचय देने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम चाहेंगे राहुल जी, जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनसे अपना परिचय और अपना शिक्षा दीक्षा उनसे साझा करें। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं राहुल कुमार, घर मेरा निपनिया बरौनी है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव में ही एक सेंट जोसेफ स्कूल है जिसके तहत मेरी शिक्षा हुई है, प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद मेरी माध्यमिक शिक्षा बगल के ही एक सरकारी स्कूल शिवचरण प्रसाद सिंह नारायण सिंह उच्च विद्यालय बारो से हुई है, जहाँ से मैंने 10वीं की परीक्षा पास किया है। इसके पश्चात मैं 11वीं में एडमिशन यहाँ जिले का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज गणेश दत्त महाविद्यालय में मैंने नामांकन लिया विज्ञान विषय से। उसके बाद से मेरी कंटिन्यू पढ़ाई जो होती है 11th 12th, उसके बाद स्नातक से मैंने विज्ञान स्नातक से मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद से फिर उसी कॉलेज से मैंने स्नातकोत्तर भी किया, जो कि विषय फिजिक्स विषय से मैंने किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एनएसएस के माध्यम से आपका चयन गणतंत्र दिवस परेड 2021 के लिए हुआ, तो हम चाहेंगे सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को एनएसएस के बारे में आप बताएं, कैसे आप इसमें शामिल हुए और क्या है एनएसएस। एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना, मतलब राष्ट्र की सेवा के लिए जो योजना बनाई गई है उसे ही राष्ट्र सेवा योजना कहा जाता है एक तरह से। और इसमें देश के वैसे युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है जो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। मतलब हम जन्म लेते हैं और जन्म से ही हमारे मन में एक ध्येय होता है कि हम अपने समाज के साथ साथ पास पड़ोस परिवार के साथ साथ जिस राष्ट्र में जिस धरती पर हम पैदा लिए उस राष्ट्र की सेवा करें। तो इस सेवा के भाव के जरिए ही भारत सरकार के द्वारा इस राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना महात्मा गांधी के शताब्दी जयंती वर्ष पे वर्ष पे किया गया था। और तब से लगातार अभी भारत में लगभग 40 लाख स्वयंसेवक इस सेवा योजना के संस्थान से जुड़ चुके हैं और खुद ब खुद लोग जुड़ते हैं, उन्हें किसी तरह से कहीं से कुछ कहा नहीं जाता है, बल्कि इसके जरिए जो व्यक्तित्व का विकास होता है छात्रों में, युवाओं में, तो वो जैसे ही इस चीज़ों को सुनते हैं, जानते हैं, तो खुद ब खुद जुड़ना चले जाते हैं और जुड़ते चले जाते हैं, जिसका परिणाम है कि अभी देश में 40 लाख संख्या स्वयंसेवक। बिल्कुल। और एक चीज़ और है कि हमारे अभी कोरोना महामारी में आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को बधाई दिया और उसके कार्यों की सराहना उन्होंने किया कि जिस समय देश कमरों में बंद था, लॉकडाउन में कमरों में बंद था, लोग घरों से निकलना पसंद नहीं करते थे, लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए कहीं जाना नहीं चाहते थे, उस समय में देश के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक घरों से निकले। घरों से निकलने के बाद लोगों में जागरूकता फैलाए, घर घर जाकर सैनिटाइजर बांटे, खुद के द्वारा बनाए गए मास्क को उन्होंने वितरण किया, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताए, कोरोना क्या है, इसके सतर्कता, उसके सावधानी, अन्य अनेकों चीज़ों के बारे में बताया।
और इसके जरिए जो समाज में एक जागरूकता का या फिर समाज सेवा का जो कार्य किया जाता है, पौधा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ब्लड डोनेशन, ये सारी चीज़ें जो एक मनुष्य में, इंसान में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें एनएसएस मेरे अंदर में डालता है। बिल्कुल, चाहे वो आपदा प्रबंधन का कार्य हो, राहत कार्य हो, आप एनएसएस में कैसे शामिल हो गए? जी, मेरा बचपन से ही शौक है कि लोगों की सहायता करूं, जो मेरे अंदर पहले से ही थोड़ा बहुत है। तो होता है कि अब अकेले क्या करना है, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा। तो जब मैं महाविद्यालय में नामांकन लिया 11th में, तो 11th तो मेरा ऐसे ही गुजर गया। 12th में मेरी मुलाकात अफरोज मैम से हुई, और उस समय मैं ऐसे बस मुलाकात हुई, किसी बहाने मुलाकात हो गई, मैम थी। लेकिन जब बाद उसका एक कैंप चल रहा था तो मैंने देखा अच्छा ऐसे ऐसे होता है, और इससे जुड़ने से ये सारी चीज़ें होती है। तो मुझे लगा कि नहीं, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो चीज़ें मुझे यहाँ मिल रही, तो क्यों ना मैं इसमें शामिल हो जाऊँ। बिल्कुल। तो आपने अफरोज मैडम के मार्गदर्शन में सर गणेश दत्त महाविद्यालय में एनएसएस वॉलंटियर के रूप में अपना शुरुआत किया। बिल्कुल। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के लिए इस वर्ष आपका चयन हुआ। बिल्कुल। हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, आपको इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयन किया गया, तो उस चयन प्रक्रिया के बारे में उनसे साझा करें। गणतंत्र दिवस परेड, यूँ तो वहाँ जो परेड होते हैं उसमें जितने भी परेड करते हैं सभी डिफेंस लाइन से जुड़े होते हैं। लगभग सभी सेना के बड़े बड़े फौजी होते हैं, सिपाही होते हैं, अधिकारी होते हैं। लेकिन उसके बाद एक होता है एनसीसी, जो कि डिफेंस का क्षेत्र से ही होता है, लेकिन वो पूर्ण रूपेण सरकार के अंग नहीं होते हैं, लेकिन सरकार की संस्था होती है, लेकिन वो सरकारी मतलब जॉब में नहीं रहते हैं, वो होता है। लेकिन एकमात्र एनएसएस है कि सिविल यूनिट होता है, सिविल बटालियन होता है, जो वहाँ राजपथ पर अन्य जवानों से कंधा मिलाकर वहाँ परेड करता है। जी। और वो किसी से कम नहीं रहता है, और अपने आप में एक बहुत ही गौरव क्षण होता है। गौरव का क्षण होता है कि हम कभी परेड नहीं किए हैं, मतलब मेरा उन चीज़ों से कभी नाता नहीं रहा। लेकिन जो एक महीने का कैंप होता है उसमें वो सिखाया जाता है, हमें वो जुनून जोश भरा जाता है कि हम उस जवानों की तरह उनके कंधे से कंधे मिलाकर, उनसे एक रत्ती भी कम ना होकर उनसे ज़्यादा ही करने की कोशिश करते हैं, और उनसे ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करते हैं, और उनके कंधे से मिलाकर आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं। चयन प्रक्रिया बहुत ही गहन चयन प्रक्रिया है, और इसकी शुरुआत इस बार तो हम लोग सौभाग्यशाली है कि कोरोना जैसी महामारी में ये चीज़ें हमने किया, और राजपथ पर वहाँ बेगूसराय बिहार का प्रतिनिधित्व किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि कोरोना जैसे समय में अधिकांश चीज़ें रद्द कर दी गई। तो और कोरोना के समय में इस तरह का कैंप का आयोजन होना, इसके लिए मैं भारत सरकार और विशेषकर खेल मंत्रालय भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार, उन्हें धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस महामारी में भी इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया। और इसका चयन प्रक्रिया सबसे पहले तो महाविद्यालय से होता है। जी। महाविद्यालय में जो भी एनएसएस की इकाई है, एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर है, वो अपने बच्चे को इस विश्वविद्यालय स्तर के चयन प्रक्रिया के लिए चयन करते हैं, और महाविद्यालय स्तर से हर एक यूनिट से 4-4 बच्चों को यहाँ से भेजा जाता है। फिर जब विश्वविद्यालय पहुँचते हैं, और इसका चयन प्रक्रिया, परेड मस्ट होना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आपका मस्ट बिल्कुल आना ही चाहिए, और इसके अलावा एनएसएस क्या है वो आपको पूर्ण रूपेण जानकारी होना चाहिए, साथ इंटरव्यू के लिए। हाँ बिल्कुल, इंटरव्यू के लिए। और इसके अलावा आपका व्यक्तित्व, आपके संस्कार, क्योंकि एनएसएस एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व निखारता है, बिल्कुल सही कहा आपने, जो कि आप में होना ही चाहिए। जी। तो इसके तहत मेरा चयन महाविद्यालय स्तर से हुआ। महाविद्यालय स्तर से लगभग 6 स्वयंसेवक यहाँ से गए हुए थे विश्वविद्यालय, लगभग 8 तारीख को। वहाँ विश्वविद्यालय में करीब पूरे विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों से 300 स्वयंसेवक आए हुए थे। बिल्कुल। जिनमें से केवल 4 स्वयंसेवक का चयन पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर आगरा, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के लिए हुआ। जी। जिनमें से एक लड़का मधुबनी का था, और दूसरे नंबर पे मेरा नाम था, और 2 लड़कियां थी। तो 2 लड़की में से जो पहले नंबर पर जिसका नाम था वो किसी कारणवश नहीं गई, तो एक जगह खाली हो गया। तो तीसरे नंबर पर जो वेटिंग में थी हमारे ही महाविद्यालय गणेश दत्त महाविद्यालय की सागरिका, तो उसका चयन हुआ। अर्थात हमारे महाविद्यालय गणेश दत्त महाविद्यालय से मेरा और एक सागरिका का चयन हुआ, और बाकी 2 अन्य स्वयंसेवक अन्य महाविद्यालय के थे।
देखिए ये चारों प्रतिनिधित्व कर रहे थे विश्वविद्यालय का, मिथिला विश्वविद्यालय। मिथिला विश्वविद्यालय। और वहाँ भी मुझे, जब मैं एक दिन का कैंप था वो, वहाँ सबसे पहले फिजिकल टेस्ट किया गया। मुझे 500 से लगभग 1000 मीटर दौड़ाया गया, लड़कियों को 500 मीटर दौड़ाया गया। वहाँ मैं दूसरे स्थान पे आया पूरे ओवरऑल, जब विश्वविद्यालय स्तर पर। हाँ, दूसरे स्थान पे रहा। फिर ये चीज़ें करने के बाद परेड देखा गया मेरा, कि परेड मेरा कैसा है सब लोगों में, तो उसमें भी मेरा बेहतर रहा। उसके बाद ये इन सब चीज़ों के बारे, और सबसे पहला तो प्रमुख चीज़ है कि इसका हाइट। जैसे मैं गया वहाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद सभी का हाइट जांचा गया। हाइट जिसका ओवर था उसको भी अलग कर दिया गया, कम था उसको भी अलग कर दिया गया, जिसका कम था उसको भी अलग कर दिया। लड़कियों का मिनिमम 155 होता है और लड़कों के लिए मिनिमम 165 होता है। जी जी। तो ये था हाइट। और उसके बाद फिजिकल हुआ। फिजिकल के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, कि आपके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए क्या चीजें आपके अंदर क्या है। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तबला, हारमोनियम, गिटार या फिर कुछ भी, आप गाते हैं, नृत्य करते हैं, नृत्य में भी कौन सा नृत्य करते हैं, पाश्चात्य नृत्य करते हैं, क्लासिकल नृत्य करते हैं, और या फिर आप एक्ट करते हैं, कुछ भी, तो आप वहाँ दिखाइए। वो ओवरऑल स्कोरिंग करके उसके बाद आपका मेरिट तैयार करते हैं, जिसके तहत सिलेक्शन होता है। तो मेरा सिलेक्शन विश्वविद्यालय से भी पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर के लिए हो गया। और उसके बाद मैं पूर्व गणतंत्र शिविर परेड शिविर का भी बातें बता ही देता हूँ। तो जब मैं वहाँ 22 तारीख को गया था, मैं छठ के बाद, जस्ट छठ के बाद वहाँ गया था, तो वहाँ 10 दिनों का कैंप लगा हुआ था। 10 दिनों के कैंप में भी इन्हीं सब चीज़ों पर वहाँ बारीकियों से कुछ कुछ सीखा। जो चीज़ें हमें कमी थी वो चीज़ें सिखाई गई, कुछ चीज़ें और भी उनमें हमारे अंदर डाला गया। उसके बाद वो सारी चीज़ें किया गया। 10 दिनों के अंतर्गत हमें रोज़ परेड वहाँ कराया जाता था, अर्ली मॉर्निंग, सुबह 6 बजे से, क्योंकि 6 बजे से परेड कराया जाता था 10 बजे तक। और उसके पहले राहुल जी, मैं समझ सकता हूँ, एनएसएस को जिया हूँ और मैं भी पूर्व गणतंत्र दिवस परेड में शामिल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितना जोर लगाना पड़ता है, कितनी तैयारी करनी होती है। और पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई आपको। फिर आपका बिहार स्तर के लिए चयन हुआ, बिहार स्तर पर आपका चयन हुआ। हुआ। वहाँ से मेरा चयन पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर से फाइनल गणतंत्र दिवस परेड शिविर के लिए किया गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई पुनः एक बार कि आपने भी पहले महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया, फिर आपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया, और उसके बाद आपने हमारे बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व दिल्ली के राजपथ पर इस परेड में इस वर्ष आपने किया। पुनः संपूर्ण जिलावासी की ओर से, केबी स्टूडियो परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। हम चाहेंगे दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस परेड शिविर में आप हिस्सा लिए, तो बेगूसराय से राजपथ तक का जो अनुभव रहा वो हमारे दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, एक अनोखा अविस्मरणीय यादें, एक अनोखा अनुभव, यूँ कहा जाए तो बहुत ही, आज तक के बहुत सारे कैंप किए हैं मैंने, बहुत सारे शिविर गए हैं, बहुत सारे प्रतियोगिताओं में मैंने भाग लिया, लेकिन ये सबसे अनोखा था, सबसे अलग था। 31 तारीख को मैं यहाँ से निकला और 1 तारीख को अर्ली मॉर्निंग, नए साल, नई सुबह, नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ मैं दिल्ली के धरती पर पहुँचा। और वहाँ जब गया तो विभिन्न राज्यों के स्वयंसेवक आए हुए थे। एक लघु भारत देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहाँ से 2 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ। 3 तारीख से मेरा वहाँ का कैंप शुरू हो गया। और जब 3 तारीख से जब विधिवत कैंप शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन होने के बाद, तो एक क्या होता है, मतलब हर दिन हर चीज़ें नई नई होती थी। और 7 तारीख से मेरा परेड शुरू हो गया। 7 तारीख से जब परेड शुरू हो गया था तो अर्ली मॉर्निंग मुझे 5:30 बजे जगा दिया जाता था और एक मैसेज छोड़ दिया जाता था कि एनी हाउ आपको 5:30 बजे आना है तो आना है। 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक एक वहाँ पे बगल में दयाल कॉलेज था, उस ग्राउंड पे ले जाया जाता था और वहाँ परेड सिखाया जाता था। परेड सिखाने से पहले वार्म अप करवाया जाता, एक्सरसाइज करवाया जाता था, दौड़ाया जाता था, उसके बाद परेड होते थे। 8 बजे जब हम वहाँ से आते थे तो हमारा नाश्ता होता था, फिर कुछ देर आराम करते थे। कुछ देर आराम करने के बाद हम मतलब एक तरह से फ्रेश होके, पूरी तरह से नहा के, स्नान करके तैयार होके आते थे। उसके बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे तक भी एक स्कूल में, बगल में स्कूल था, वहाँ ले जाया जाता था, वहाँ फिर परेड होता था। फिर परेड के बाद लंच का समय होता था। लंच करने के बाद लंच करते थे हम लोग 2 बजे तक। 2 बजे तक हो गया, फिर आधे घंटे आप आराम कीजिए और या फिर पंडाल में आकर बैठिए। और 2:30 बजे से हमारा बौद्धिक सत्र शुरू होता है। बिल्कुल, विभिन्न विद्वानों के जरिए, विभिन्न अलग अलग प्रकार के लोगों के जरा जो अपने क्षेत्र में एक अपनी एक्सपर्ट होते हैं, मुकाम हासिल कर चुके हैं, उनके जरिए हमारा बौद्धिक सत्र होता था 2:30 बजे से 4 बजे तक। जी जी, जो चलते रहता था। 4 बजे के बाद फिर हम परेड सेशन के लिए कॉलेज में जाते थे।
फिर उसके बाद जब हम उधर से लौटे थे तो हर दिन शेड्यूल के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ होते थे हर दिन। और मतलब क्या बता, एक स्टेट को मुश्किल से 15 मिनट वहाँ मिलता था परफॉर्मेंस के लिए। 15 मिनट में आप अपनी लोक संस्कृति को दिखाइए, चाहे उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो दिखाया, तो यही पूरे दिन का लगभग धीरे धीरे हर दिन का यही कार्यक्रम था। और बौद्धिक सत्र में अलग अलग चीजें होती रहती थी, नई नई चीज सीखने को, नई चीजें सीखने के लिए मिलता था। और सबसे बड़ी बात, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हम कहते हैं कि लघु भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कहीं ना कहीं संपूर्ण भारत से आए हुए स्वयंसेवक, चयनित स्वयंसेवक आपके साथ होते थे। बिल्कुल अलग अलग भाषा, अलग अलग कॉस्ट्यूम, ड्रेस, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे तो मन बड़ा ही आनंदित और प्रफुल्लित होता था। संस्कृति अलग, पहनावा अलग, खान पान, विचार अलग, लेकिन वहां पर सब एक। हाँ, लेकिन सब एक, किसी के अंदर कोई किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं थी। सब लोग के अंदर एक ही बात था, नॉट मी बट यू, वी आर एनएसएस, वी आर एनएसएस, नॉट मी बट यू, यही एनएसएस की मूल मंत्र है। बहुत बहुत आभार। फिर 26 जनवरी का परेड का दिन, हाँ उसका तो चल रहा सिलसिलेवार। उसके बाद से हम लोगों को 12 तारीख से राजपथ ले जाएगा। जब सांस्कृतिक कार्यक्रम खत्म होने के बाद बताया गया कि हम लोग कल राजपथ जा रहे हैं, तो अलग से मतलब होता है उथल पुथल होने लगा कि कल राजपथ जा रहे, कल राजपथ जा रहे, जिसके लिए हम इतने सारे महाविद्यालय का सपना होता है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय से लगातार इतने लोगों के बीच से निकल के आए हैं, तो राजपथ जाएंगे। राजपथ जब हम, और वहां जाने के लिए समय और कम कर दिया गया कि आपको एनी हाउ नाश्ता करके 3:30 बजे तैयार होना है तो होना है। 3:30 बजे हॉस्टल गेट पे आप खड़े हो जाइए लाइन में। तो ये अलग प्रकार का अनुभव था। और उसके बाद जब हम राजपथ पर पहला दिन गए तो क्या बताए, जैसे वो विजय चौक था, विजय चौक में बस ने एंट्री, हम लोग सोए हुए थे आराम से, क्योंकि 3:30 बजे जगा दिया, नाश्ता किए, फिर हम सो गए। जैसे अरे वो आ गया चारों ओर लाइट जगमग जगमग कर रहा, राष्ट्रपति भवन उधर दिख रहा है, लेकिन उस धुंध में, कुहासे में, और चारों तरफ से एक ही आवाज है, 1 2 1 1 2 1, मतलब अलग अलग बटालियन की आवाजें। और दूसरी बात, बटालियन की जो बैंड होती है, तो कहीं हनुमान चालीसा का कहीं बीट पे धुन पे बज रहा है, तो कहीं अम्बे तू है जगदम्बे काली इस बीट पे तो ये पूरा रोमा पूरा खड़ा हो गया कि कहां हम आ गए। और उसके बाद हम बता रहे कि 4 बजे से लेकर 8 बजे तक कंटिन्यू वहां परेड हुआ राजपथ पे, तो हम थक नहीं रहे थे। और विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक की दूरी 3.5 किलोमीटर है। 3.5 किलोमीटर हम बार बार जाते, दौड़ के आते जाते, लेकिन हम थक नहीं रहे थे। और यही चीजें हर दिन होते रहा। हर दिन हमको अलग अलग चीजें, जो जी त्रुटि होता था, कैसे क्या करना है, हैंड स्विंग करना है, कैसे परेड करना है, हैंड मिलाना है, हाथ पैर मिलाना है, हर चीज को। और जो राष्ट्रपति का डायस था, मेन स्टेज, वहां कैसे सलामी देना है, परफेक्ट टाइमिंग क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें सिखाई जाती रही। और लेकिन जब कंटिन्यू चलते रहा, हर दिन नई नई चीजें सीखने के लिए मिला। उसके बाद 23 तारीख को फाइनल रिहर्सल हुआ था, फाइनल ड्रेस रिहर्सल हुआ था। लेकिन उसके पहले 18 तारीख से जितने भी परेड में शामिल होंगे, चाहे वो परेड के लिए बटालियन हो, कंटिजेंट ग्रुप हो, या फिर सांस्कृतिक झांकियां हो, या इंडियन एयरफोर्स का कोई भी कुछ हो, जितने भी चीज परेड में शामिल हो, वो 18 तारीख से कंटिन्यू आने लगे। तो और भी आनंद आने लगा, जो चीजें शुरू से नहीं आ रही थी वो भी आने लगी। अब देखिए कि हम लोग परेड तो कर ही रहे थे, वो धीरे धीरे उत्साह एकदम बरकरार रहा, बढ़ते गया। और उसके बाद से क्या हुआ, जब हमारे पीछे, हम सबसे लास्ट पीछे था एनएसएस के, कहीं हमारे पीछे हमारा बैंड था, बैक पाइपर का बैंड था, और उसके पीछे से सांस्कृतिक झांकियां थी, अलग अलग राज्यों की अलग अलग झांकियां थी। और उसके बाद जब एयरफोर्स का अलग अलग विमान जब हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा था, तो अलग ही अनुभूति थी, क्या मजा आ रहा है। जिसको टीवी में देखते थे, जिसको टीवी पर देखते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं न्यूज में, वो हमारे सर के ऊपर से करके वो गुजर रहा है। जैगवार हो, या फिर सुखोई हो, या फिर रफाल हो। इस बार तो रफाल भी हमारे गणतंत्र दिवस परेड शिविर में शामिल हुआ। तो बड़ा ही आनंदित पल था और गौरवमय पल था, जो कभी ना विस्मृत होने वाला पल था। हमारा 30 तारीख को फाइनल ड्रेस रिहर्सल हुआ, फिर 24 तारीख को हमारा, 23 तारीख को जब हम सुबह में वहाँ परेड करके आए, तो हमारा कोरोना टेस्ट हुआ। और एक बात और बता रहे थे कि 1 महीने में हमारा 4 बार कोरोना टेस्ट वहाँ किया गया, कि किसी भी तरीके से कोई भी एक भी स्वयंसेवक कोरोना का शिकार नहीं हो, क्योंकि अगर एक भी शिकार हो गया तो पूरे कैंप को रद्द कर दिया जाता। बिल्कुल। और इसको हमारा टेस्ट किया गया, क्योंकि हम प्रधानमंत्री
जी के यहाँ जाने वाले थे। उनके यहाँ से हमारा आमंत्रण आया था, हमारे लिए आमंत्रण आया था। होता ना कि अभी देश के, यूं कहे तो पूरे विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको सुनने के हर लोग टीवी पे आंखें टकटकाए रहते हैं कि आज मोदी जी का भाषण है, उन्हें देखने के लिए जाना था करीब से, जिन्हें हम टीवी पर देखते रहे हैं 2014 से लगातार अब तक। उन्हें करीब से देखना है, उनके साथ अपनी बातें शेयर करनी है, फोटो साझा करना है, उनके साथ भोजन होना है। जैसे ये नोटिस आया कि हमें यहाँ जाना है, इसके लिए आप लोग का कोरोना टेस्ट हो रहा, तो क्या बताए, मतलब अलग ही अनुभव था कि अब मतलब हर दिन हर चीज नई नई चीजें। आज राजपथ जाना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, फिर प्रधानमंत्री हाउस जाना है। तो सब लोगों को हिदायत दे दिया गया था किसी प्रकार का कोई चीज नहीं ले जाना है, और वहाँ सिक्योरिटी काफ़ी टाइट था। हम लोग वहाँ गए और उसके बाद हम लोग का सीट बटा हुआ था, हम लोग जाके गए। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो लग रहा था जैसे क्या आप देख रहे हैं, एकदम साक्षात कुछ अजीब चीजें, मतलब सपना साकार हो रहा, मतलब लग रहा था जैसे यार किसको देख रहे हैं, मतलब ऐसे देख रहे हैं, वो जा रहे एकदम चुपचाप एकदम, और सब लोग एनएसएस क्लैप ऐसे करके एनएसएस बजा रहे हैं, मतलब पूरा रोआ खड़ा हो गया कि सामने मोदी जी जा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा है, खेल मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, एकदम मतलब अनबिलीवेबल था पल। उसके बाद वो आए, हमारे साथ आए, और सबका एक ग्रुप बटा हुआ था फोटोग्राफी के लिए, उनका सीट आगे लगा हुआ था। वो आए तो उन्होंने कहा भी कैसे हैं आप लोग, बस सब ठीक ठाक है। उसके बाद वो बैठे, फोटो खिंचाया, फिर नेक्स्ट वो गए, और उसके बाद फोटोग्राफी होने के बाद सांस्कृतिक प्रस्तुति वहाँ हुई एनएसएस की। उसके बाद उन्होंने अपना स्पीच युवाओं के संदर्भ में दिया कि एनएसएस क्या है, एनएसएस के युवा देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत पल था हमारे लिए और हम सब के लिए। तो 24 तारीख को मैं प्रधानमंत्री के यहाँ गया। उसके बाद मैं 25 को एक तरह से सुबह परेड करवाया गया, उसके बाद से रेस्ट दिया गया, और अपने अपने कॉस्ट्यूम मतलब जो यूनिफॉर्म थे उसको सही से संभाल के रखने के लिए कहा गया और तैयार रख करके रखने का। 26 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हम 3 बजे वहाँ पहुँच गए, और 3 बजे सुबह भी हमारा परेड वहाँ करवाया गया, और उसके ऊपर 2-3 बार उस पर करवाया गया कि किसी प्रकार की कोई भी कमी ना रह जाए। उसके बाद जब फाइनल रिहर्सल हुआ, फाइनल के लिए हम लोग तैयार हुए, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था। राष्ट्रपति जी की का सबसे पहले प्रधानमंत्री वहां से निकले, उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल में जो शहीद स्मारक है वहां पुष्प अर्पित किया। उसके बाद राष्ट्रपति जी का काफिला वहां से निकला। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे जिनका सीरियली नंबर था वैसे वैसे वो निकले। उसके बाद हमारा जब निकला तो अलग ही उत्साह जोश था कि लग रहा था जैसे हम युद्ध में सैनिक जाते ना, एक सपना होता है एक सैनिक के लिए हम युद्ध में जाए, बहुत सैनिकों। तो मुझे लग रहा था कि शायद हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। गजब का अनुभव था, पूरा शरीर एकदम गर्म था, उतना ठंड में भी पूरा शरीर गर्म था और पूरा रोआ खड़ा हुआ था देश के लिए हम। और जब सामने राष्ट्रपति डायस के सलामी के लिए पहुंचे तो अलग प्रकार की अनुभूति थी। उसके बाद कंटिन्यू हम करते गए अंततः हम इंडिया गेट के बाद रुके, और उसके बाद हमारा अंत हुआ नेशनल स्टेडियम है, ध्यानचंद स्टेडियम, वहां जाके हम रुके। उसके बाद हम वहां आराम किए, और उसके बाद जब ये सारी चीज खत्म हो गया तो फिर वही एयरफोर्स का अलग, ये सारी चीजें हैं जो पूरे 1 महीने के दौरान वायुयान ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू किया। हाँ, जब वायुयान ने अपना कर्तव्य दिखा, मतलब उसके ध्वनियों के बीच आसमान तिरंगे से रंग गया। आसमान पूरा तिरंगे से लग। सबसे पहले तो जो हेलीकॉप्टर आए हुए थे, अलग अलग प्रकार के हेलीकॉप्टर, वो उनके पीछे से पुष्प वर्षा हो रही थी। जी बिल्कुल, गुलाब और गेंदे और विभिन्न प्रकार के, कल्पना नहीं कर सकते कि वो क्या पल होंगे। हाँ, क्या पल होता है कि हमारे सर पे पुष्प वर्षा की जा रही है। जिस पल को हम लोग कल्पना कर रहे हैं, हमें गर्व हो रहा है कि राहुल जी ने उस पल को जिया है। बहुत बहुत बधाई राहुल जी। हम चाहेंगे, आप आकाश गंगा रंग चौपाल बरौनी से भी जुड़े हुए हैं, तो इस संदर्भ में भी आप अपनी उपलब्धि हमारे बिल्कुल। आकाश गंगा रंग चौपाल एसोसिएशन, अगर हम गणतंत्र दिवस परेड शिविर में पूर्ण रूप में सफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं आकाश गंगा का भी सहयोग है, क्योंकि इसमें एक चीज होती है सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रतिभा आपके अंदर होनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का। तो मेरे अंदर जो सांस्कृतिक प्रतिभाएं हैं, अभिनय मैं करता हूँ, थोड़ा बहुत गीत भी गाता हूँ, तो वो चीजें मैं आकाश गंगा रंग चौपाल से ही सीखा है। वहाँ पे मेरे गुरुजी हैं, एनएसडी पास आउट गणेश सर है, और कुंदन भैया है, नरेश सर हैं, ये सारे हैं। उन लोगों से जो मैंने सीखा, और वहाँ
वही चीज़ मुझे वहाँ प्रस्तुति करने का मौका मिला, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रीआरडी में, आगरा में, फिर वहाँ दिल्ली में। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ मैंने 2 दिन अपनी प्रस्तुति, क्योंकि वहाँ अलग अलग राज्य हर दिन अलग अलग प्रस्तुति, 2 दिन मैंने बिहार का समय मिला था, 2 दिन मैंने अपनी प्रस्तुति सोलो एक्टिंग, मैंने सोलो अभिनय किया था। तो जिसमें मुझे 2 स्वयंसेवक थे, किसी में किसी भी प्रकार की प्रतिभा की कमी नहीं थी, फिर भी अलग अलग चीजें दिखाए। केवल मुझे ही दोनों दिन स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जो कि मेरे लिए गौरव का पल था। और बिहार के लिए भी। वो भी बिहार के लिए, क्योंकि किसी को नहीं, 30 दिन में कई सारे कार्यक्रम हुए, अलग अलग चीजें, अद्भुत अद्भुत चीजें लोगों ने दिखाया, स्वयंसेवकों ने दिखाया, लेकिन किसी को नहीं मिला, लेकिन केवल मुझे मिला। तो ये कहीं ना कहीं आकाश गंगा रंग परिवार का देन है कि मैंने उस तरीके से वहां प्रस्तुति किया, तो जिसका स्टैंडिंग ओवेशन मुझे मिला। और वो मुझे लगता है स्टैंडिंग ओवेशन मुझे नहीं मिला, बल्कि मेरे जरिए आकाश गंगा रंग चौपाल को मिला, बेगूसराय को मिला, बिहार को मिला, हमारे महाविद्यालय को मिला, विश्वविद्यालय को मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युवा महोत्सव में भी कई बार आपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है और हमारे महाविद्यालय, हमारे जिला और विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा किया है। बिल्कुल, मैं शुरू से इन चीज़ों में अब खुद की बड़ाई थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, अव्वल रहा हूँ कॉलेज स्तर से, क्योंकि इंटर में मैंने +2 में ही कहा था कि मैं अफरोज मैम से जुड़ा, तो उनके जरिए एक बार बिहार दिवस के लिए महाविद्यालय की टीम विश्वविद्यालय में जा रही थी। तो अफरोज मैम थी और हिंदी की मैम थी खैरिया मैडम। उन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ आता है तो आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। तो वहाँ मैं पहली बार गया था, जिसके जरिए उस टाइम मैं रंगोली में वहाँ गया था। उसके बाद धीरे धीरे जो मुझे चीज़ें सिखानी शुरू हुए वहाँ उसके जरिए कैंप में, तो उस चीज़ों को सीखा मैंने, और उसके बाद से लगातार कंटिन्यू मैंने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को ऑल इंडिया नेशनल में रिप्रेजेंट किया अभिनय में, और कई सारे पुरस्कार अर्जित किए विश्वविद्यालय के लिए, महाविद्यालय के लिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई। तरंग प्रतियोगिता में भी 2 बार आपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। बिल्कुल, उसमें भी मैंने प्रतिनिधित्व किया। उसके बारे में बता दूं कि 2011 के बाद बिहार सरकार के द्वारा ये आयोजित किया जाता है, तो 2011 के बाद ये बंद हो गया था किसी कारणवश। लेकिन जब ये 2018 में पूरा शुरू हुआ, तो इसका आयोजन दरभंगा में था, अर्थात LNMU यूनिवर्सिटी में था। वहाँ मैंने प्रतिनिधित्व किया। वहाँ मेरा 2 इवेंट था, एक माइम था और एक स्किट था, और माइम में हमने फर्स्ट किया और स्किट में मैंने सेकंड किया। विश्वविद्यालय के लिए मैंने पुरस्कार अर्जित किया। उसके बाद फिर से इसका आयोजन हमारे GD कॉलेज में किया गया था। इसका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन किया जो लगा था, तरंग, उसमें मैंने अव्वल स्थान लाया। मैं 6 इवेंट में था और 6 इवेंट में मुझे प्रथम स्थान मिला था, जो कि किसी भी कलाकारों को या कि किसी विद्यार्थियों को नहीं मिला था। केवल मुझे ही 6 इवेंट में 6 में प्रथम स्थान मिला था, और उसके जरिए फिर तरंग में मेरा चयन किया गया। तरंग में मैं जब वहां गया था तो वहां भी मुझे विश्वविद्यालय के लिए पुरस्कार अर्जित किया मैंने। चलिए, बहुत बहुत बधाई। शतरंज में भी आपको महारत हासिल है, बस इसके संदर्भ में तो बस 2 शब्द। ये मेरे घर के बगल में बहुत सारे लोग हैं जो खेलते रहते थे, अभी भी खेलते रहते हैं। एक जमावड़ा लगा रहता है वहाँ, तो मैं बचपन से वहाँ जाकर थोड़ा देखता था क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो अलग अलग गोटियाँ होती थी कि कैसे खेलते, तो देखते देखते मुझे भी लगा कि मैं भी थोड़ा, होता है कि आप देख रहे हैं तो स्वभाव है कि संगत से गुण आते, संगत से गुण जाते। तो वो चीज़ें मैंने सीख ली तो कहीं ना कहीं से फायदा हो गया। तो मुझे पता चला कि महाविद्यालय स्तर से इसका होता है, खेल होता है। तो मैंने 2 बार विश्वविद्यालय में खेला, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन आपने महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व विश्वविद्यालय में किया। हाँ, लेकिन जब तीसरी बार गया तो वहाँ से मेरा सिलेक्शन किया गया, तो मैं कीट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर गया था। उसके बाद से फिर मैं पार्ट 1 में था उसमें, फिर मेरा गैप रहा। फिर जब मैं MSc में एडमिशन करवाया, तो फिर जो मेरे खिलाड़ी थे, साथी थे, वो अलग अलग विश्वविद्यालय, उन्होंने कहा कि आप फिर से आइए। मैंने कहा कि मेरा ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको आना चाहिए, बस आइए, मिल लीजिए, मिल लेंगे। लेकिन मैं मिलने के बहाने वहाँ गया, और होता है कि आप खेल रहे हैं, अगर आप खेल में बेहतर खेलते चले जा रहे हैं तो आपका सफलता मिल जाता, बढ़ जाता है। तो वही चीज़ हुआ, हम बेहतर खेलते चले गए, तो और सिलेक्शन मेरा हुआ, 5वां स्थान आया था। वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया, और वहाँ मैं सेंचुरियन यूनिवर्सिटी उड़ीसा गया था, जहाँ बस थोड़ा सा बैड लक रह गया। बस 0.1 अंक से हम ऑल इंडिया नेशनल चेस टूर्नामेंट के लिए मिस कर गए। हमारा वहाँ 5वां स्थान रहा था, क्योंकि 4 टीमों का चयन वहाँ नेशनल के लिए किया गया, और हमारा 5वां स्थान था। चलिए, कोई बात नहीं है।
आपने विविध विधाओं में हमारे जिला का नाम रोशन किया है। सफलताएं आपके कदम चूमे। हमारी ओर से पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, तो हम चाहेंगे तो जो युवा आपको यहाँ से देख रहे हैं उनसे आप अपना संदेश साझा करें। बिल्कुल, जो भी युवा बेगूसराय, बिहार या फिर जहाँ तक ये न्यूज चैनल केवी स्टूडियो का के जरिए आप जहाँ तक भी लोग सुन रहे हैं, उन युवाओं से, उन छात्रों से मैं यही कहूँगा कि आप जिस भी क्षेत्र में, यूँ तो मैं कोई ज़्यादा बड़ा सफलता अभी तक अर्जित नहीं किया हूँ, लेकिन आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी क्षेत्र को अपना लक्ष्य बनाए हुए, आप अपने लक्ष्य को बनाए। सबसे पहले तो आप अपने लक्ष्य को बनाए और उस लक्ष्य के प्रति जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना कि भोजन बनाने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन सब चीज़ों को प्राप्त करें और उस चीज़ों को फॉलो करते हुए सूचीबद्ध आगे बढ़े, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि सफलता अर्जित होगा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे गर्व हो रहा है कि आप हमारे कॉलेज में हमारे टीम के जूनियर थे और आज आप पर हमें फक्र है कि आज आपने हमारे महाविद्यालय का नाम ऊंचा किया है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? हम अपनी इस गणतंत्र दिवस परेड शिविर में मेरा चयन किया गया, इसके लिए मैं अपनी सफलता का श्रेय पूर्ण रूपेण से कहीं ना कहीं से हमारे महाविद्यालय के जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं डॉक्टर सहर अफरोज मैम, जिन्हें लगभग वॉलंटियर माँ कह के बुलाती है वो मैम, और हमारे आदर्श कुंदन भैया, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। कैसे टारगेट को अचीव किया जाता है, हर छोटी छोटी चीज़ों को कैसे, बड़ी बड़ी चीज़ों को कैसे छोटा करके उसे प्राप्त किया जा सकता है। हमारे गणेश गौरव सर जो कि एनएसडी से पास आउट, जिससे मैंने अभिनय सीखा है, वो ये सारे लोग, और महाविद्यालय के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष जो हैं आदरणीय डॉक्टर कमलेश सर, और उसके अलावा एक और सर हैं जो हमारे महाविद्यालय में पिछले 1-2 वर्ष से आए हैं, प्रोफेसर आरोनी सर, जिनसे मैंने, जब मैं कैंप में जा रहा था तो मैंने उनको ये बातें, काफ़ी खुश हुए थे, काफ़ी प्रफुल्लित हुए थे और मुझे पीठ ठोकते हुए कहे थे कि राहुल ऐसे ऐसे करना, तुम्हें वहाँ किसी भी चीज़ की मतलब कमी महसूस नहीं होगी, कभी तुम खुद को कमज़ोर नहीं महसूस करोगे, क्योंकि वो खुद इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एयरफोर्स मतलब सैन्य गतिविधि के दौरान क्या क्या चीज़ें होती है उन्होंने मुझको बताया और खुद के एक्सपीरियंस को मुझे साझा किया, जो मुझे उस कैंप में प्री आरडी से लेकर आरडी तक काफ़ी सहूलियत प्रदान किया, काफ़ी मदद किया। इसके लिए मैं आरुणी सर, कमलेश सर और सहर अफरोज मैम, हमारे कुंदन भैया, हमारे गणेश सर, इन सब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद। तथा इसके अलावा मेरे महाविद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, मेरे माता पिता, महाविद्यालय के शिक्षक, क्योंकि होता है कि कहीं ना कहीं से हर लोगों का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होता है, जिनके नज़रों में आप बने हुए हैं, सबका आशीर्वाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको मिलता रहता है। तो मुझे भी अपने महाविद्यालय से कई सारे ऐसे गुरु हैं जिनसे आशीर्वाद मिलते रहता है और मिलते रहता है, और साथ साथ अंत में मेरे माँ, मेरी बहन, ये सारे लोग हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, उत्साहवर्धन करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे साथ अपने विचार साझा किए, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ आके अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही यहाँ केवी स्टूडियो के माध्यम से अलग अलग लोगों से परिचय प्राप्त किया हूँ। कई सारे ऐसे प्रमुख लोग थे जिन्हें मैं नहीं जानता था कि बेगूसराय में ऐसे भी लोग हैं। तो केवी स्टूडियो के माध्यम से मुझे जानने का मौका मिला कि बेगूसराय में प्रतिभा की खान है। अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपना बेगूसराय का डंका बजा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है। डंका बजा रहे लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है। तो केवी स्टूडियो ने एक ऐसा मंच तैयार किया है जिसके जरिए बेगूसराय के हर एक प्रतिभाशाली लोग, चाहे वो छात्र हो, विद्यार्थी हो, या फिर बिजनेसमैन हो, शिक्षाविद हो, या विद्वान हो, या अलग अलग क्षेत्रों, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने महारत हासिल कर लिया है, तो केवी स्टूडियो के माध्यम से बेगूसराय के लोग उन्हें जान रहे हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर रोशन सर जो हैं केवी स्टूडियो के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, उनको मैं बहुत बहुत हृदय से साधुवाद धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजा जिसके जरिए बेगूसराय के प्रतिभाशाली लोगों को एक मंच दिया कि बेगूसराय, बिहार के लोग उन्हें जाने पहचाने।
यहाँ एंकर के रूप में बैठे गौरव भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मुलाकात इनसे बहुत पहले कॉलेज में, महाविद्यालय में एनएसएस कैंप के दौरान ही हुई और इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिला, क्योंकि ये खुद अच्छा स्पीच देते हैं और इनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। वो कहते हैं कि सीखने के लिए किसी से भी हम सीख सकते हैं, चाहे वो सजीव वस्तु हो, निर्जीव वस्तु हो, छोटा हो या बड़ा हो। तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे हम नहीं सीख सकते। हर लोग सीखने योग्य होता है, बस हमें सीखने की क्षमता होनी चाहिए। उठे समाज के लिए उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, यही एनएसएस का मूल मंत्र है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर हमारे जिले का मान बढ़ाने वाले राहुल कुमार के साक्षात्कार सुने। हमें गर्व है राहुल कुमार पर, हमें गर्व है अपने जीडी कॉलेज महाविद्यालय पर, और हमें गर्व है एनएसएस और एनएसएस के वॉलंटियर पर। हमेशा हम सबको समाज और राष्ट्र के लिए जीना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, समाज ये रहना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ जल्द ही इनके ये विचार हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को भी फॉलो करके आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।